वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी चैप्टर 7 का रूल ऑफ लॉ। देखो, अभी जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी, इसका एक पहला मैं पार्ट डाल चुका हूँ। ठीक है, इसका मैं पहला पार्ट डाल चुका हूँ इस चैप्टर का, चैप्टर 7 का, जिसमें हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ से जो पहले का सारा कंटेंट है वो मैं पहले पार्ट में डाल चुका हूँ, तो आप उसे जाके रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, और अब मैं रूल ऑफ लॉ कराऊंगा। ठीक है, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से लगभग हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसके ऊपर नोट ज़रूर बनाएं देखते हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इससे पहला जो कंटेंट है मैंने पार्ट 1 में डाल दिया है, अब मैं आगे से शुरू कर रहा हूँ। देखो, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली मैं बोल सकता हूँ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है? एक कॉन्सेप्ट। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, मतलब इसके पिछले वाले पार्ट में जो पढ़ा था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने क्या बोला था इसमें कि ये क्या बताता है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बताता है कि सब क्या है, सब सब ही एक समान है लॉ के सामने। ठीक है, ठीक है, सभी एक समान है लॉ के सामने, चाहे फिर वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको ट्रैफिक पुलिस वाला। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किससे निकला है? ये आपका रूल ऑफ लॉ से ही निकल के आया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ से ही निकल के आया है। अच्छा, प्रोपाउंडेड, ठीक है, प्रोपाउंडेड बाय किसने दिया था? ये दिया था हमारा A.V. डाइसी ने। अब ये ना जो रूल ऑफ लॉ है, ध्यान रखना, ये जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये आगे भी आएगा आपका। ठीक है, आगे भी आएगा, ध्यान रखना कि किसने दिया है? A.V. डाइसी ने दिया है, द ब्रिटिश ज्यूरिस्डिक्शन। अच्छा, A.V. डाइसी कौन थे? ब्रिटिश के ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब एक बहुत बड़े वो थे जुडिशरी में, मतलब कि बोल सकते हो आप लॉयर थे बहुत बड़े। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये क्या बोलता है हमें रूल ऑफ लॉ, ये कुछ 3 पॉइंट्स बताता है हमें। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। इट हैज़ 3 एलिमेंट्स। देखो 3 चीज़ बताता है, 3 एलिमेंट्स है, ऑफ विच 2 आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम, जिसमें से 2, ये 3 बताता है बेसिकली। रूल ऑफ लॉ जो है 3 कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट बताता है, 3 कॉन्सेप्ट बताता है, लेकिन हम इंडियन सिस्टम में कितने लगाते हैं? 2 ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन कौन से? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, मतलब कि यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ये नहीं कि कोई आप बिना फालतू में या आपके मतलब आपको कोई पकड़ के जेल में डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बोलता है। अच्छा, और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा ये बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने भी पढ़ा था, क्या कि लॉ के सामने सब क्या इक्वल है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे ट्रैफिक रूल है। ठीक है, ट्रैफिक रूल में इसने भी हेलमेट नहीं पहना था, रिच आदमी ने, और जो गरीब था उसने भी नहीं हेलमेट पहना था, जो क्या था, पुअर आदमी था। ठीक है, अब इसने भी हेलमेट नहीं पहना, इसने भी हेलमेट नहीं पहना, तो पुलिस वालों ने दोनों से 2-2 हज़ार रुपये लिए फाइन। अब जो अमीर था उसने तो ईजिली दे दिया, जो पुअर थे वो बेचारा हिचकिचाने लगा देने में, वो कहाँ से दे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो रूल्स के सामने, लॉ के सामने सब क्या है, सब इक्वल है, तो इसलिए इसे भी देने ही पड़ेंगे चाहे कैसे भी दे। तो ये चीज़ है। अच्छा, और तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, तीसरा पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट। क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट। मतलब कि देखो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, किससे मिलके बना है? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स का अधिकार है, हर एक सिटीजन का अधिकार है। ठीक है, डिफाइंड एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट, जो कोर्ट बताए। ठीक है, जो कोर्ट के द्वारा बताया जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा हमारे यहाँ क्यों नहीं लगता? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, इन इंडिया। देखो ये क्या बोल रहा है, ये तीसरा पॉइंट बोलता है कि मोटा मोटा मैं बताऊँ आपको, तो तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो रूल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पीपल से बने हैं। ठीक है, वो किससे बना है? पीपल से बना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन पीपल से बना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर क्या है? मैंने कितनी बार बताया आपको, सबसे ऊपर है हमारे यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ सबसे ऊपर है, उसके नीचे लोग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उसके नीचे लोग हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, सुप्रीमेसी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये तो 3 रूल बताए हमारे रूल ऑफ लॉ ने, जो किसके द्वारा बनाया गया था? A.V. डाइसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा?
ए वी डाइसी के द्वारा बनाया गया। तो 3 पॉइंट इसने क्या क्या बताया कि आर्बिट्ररी पावर का एब्सेंस है, मतलब आर्बिट्ररी पावर नहीं चलेगी, ठीक है, तानाशाही किसी की भी नहीं चलेगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने इक्वल है, ठीक है। और तीसरा कि जो लोग हैं, ठीक है, बस यही दो जो ऊपर वाले हैं, यही दो हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, ये वाला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं, आगे आती है एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। अच्छा, कुछ आर्टिकल 14 की कुछ एक्सेप्शन भी है। अच्छा, आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि क्या है कि आर्टिकल 14 हमें दो कॉन्सेप्ट देता है। क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब एक है, इक्वल है, ठीक है, और इक्वल ट्रीटमेंट। देखो, एक क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक था हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें ये बोलते हैं कि हर किसी को मतलब कि लाइक ट्रीटेड अनलाइक, एक जैसे इंसान एक जैसा ही ट्रीट किए जाएंगे। मतलब कि अगर जैसे कोई रिच है तो उन्हें रिच की कैटेगरी में डाल के तो उन्हें रिच के हिसाब से ट्रीट करा जाएगा, और जो पुअर है अगर उसने वही सेम वो करा है, क्या करा है, वॉल्यूशन करा है रूल का जो रिच ने करा था, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा इनकी कैटेगरी का, कि भाई ये तो रिच है, ये तो आराम से पे कर देगा अगर फाइन भी लगता है, लेकिन जो पुअर है वो इतना नहीं कर सकता फाइन एकदम पे, ठीक है। तो इनके लिए कुछ रिडक्शन होता है, मतलब इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर इन्हें इक्वली पनिशमेंट मिलती है, ये चीज़ है। अच्छा, ठीक है, अगर कोई वायलेशन होता है तो। अब देखो इसकी कुछ एक्सेप्शन है, फोर्थ वाले, ये क्या है? 14th आर्टिकल की कुछ एक्सेप्शन है, देखते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस पावर अंटिल ही और शी इज इन हिज और हर ऑफिस। देखो ये क्या बोल रहा है, चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, अगर वो क्या करता है, वो अपने ऑफिशियल पावर का इस्तेमाल करके कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, ना ही वो कोर्ट को आंसर देगा, और ना ही मतलब किसी भी कोर्ट को आंसर नहीं दे सकता, ना ही कोर्ट उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकती, ठीक है। क्यों नहीं पूछ सकती? क्योंकि जब तक वो अपने ऑफिस में है, अगर कुछ भी ऐसा काम कर दे, ठीक है, तो जो गवर्नर है प्लस जो प्रेसिडेंट है, ये तो सुप्रीम पावर है, हेड है प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट का, ठीक है, तो ये दोनों अगर कुछ ऐसा काम करेंगे अपने ऑफिशियल पावर्स के अंदर रह के, तो इन पे मतलब ये कोर्ट को जवाब देनी है, कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। कोर्ट इनसे पूछ नहीं सकती, हाँ भाई आपने ऐसा करा था, क्यों करा? कोर्ट नहीं इनसे पूछ सकती, प्रेसिडेंट से नहीं पूछ सकती, ना गवर्नर से पूछ सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने अभी तक ऑफिस में, ठीक है। ट्रू फैक्ट्स रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अगर ट्रू फैक्ट्स है, मतलब कि जैसे अब हम देखते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है बताना ज़रा। लोकसभा और राज्यसभा में कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कोई कुर्सी उठा के फेंकने मारते रखता है, ठीक है, और मतलब बहुत सारी बातें हो जाती है उनके आपस में, बट इतने मोटा मैटर हो जाता है, लेकिन बाहर आके सब नॉर्मल होते हैं, ठीक है, बाहर आके सब नॉर्मल होते हैं, मतलब कि ट्रू फैक्ट होना चाहिए। अगर जो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है, जो रिपोर्टर्स है, अगर वो सही ट्रू फैक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, ट्रू फैक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो क्या है, तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, चाहे फिर वो कैसे ही कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रू फैक्ट प्रिंट कर रहा है पेपर में, तो या फिर टेलीविज़न पे या फिर रेडियो पे दिखाया जा रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो ट्रू फैक्ट है, उसके ऊपर आर्टिकल 14 का वायलेशन का वो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है, नो एमएलए और एमपी, एमएलए समझते हो ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या कई बार क्या होता है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इतनी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाहर आके सब नॉर्मल होता है, ठीक है, सब एक जैसे भाई हो जाते हैं वापस बाहर आके, ठीक है। अंदर जो भी है वो उनका काम है कि एक दूसरे सवाल जवाब करना, उसका आंसर देना या ना देना, ठीक है, वो उनका काम है, लेकिन बाहर आके सब एक से हैं, ठीक है। तो बाहर कोई किसी से वो नहीं, बाहर आके कोई इन पे वो नहीं कर सकता क्या कि भाई साहब इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे करा, आप इन पे हमारा ये जो आर्टिकल 14 है इसका वायलेशन हुआ है हमारा, आप इसके ऊपर केस करो, या फिर मैं इसके ऊपर वो करूँगा, लीगल वो चलाऊँगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में आ रहा है कि ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर रहकर एमएलए और एमपी अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर केस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, आर्टिकल 31C। अब देखो आर्टिकल 31C क्या बोलता है, कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 13C कम्स, आर्टिकल 14 गोज आउट, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जो आर्टिकल 13C है वो बोलता है कि आर्टिकल 13C
ये बोलता है कि ये चैलेंज नहीं होगा भाई कोर्ट में। अच्छा, आर्टिकल 13C के अंदर जो भी हमने बोलो कि हमने कुछ भी ऐसा डाल दिया कि भाई साहब, मैं आपको एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि आर्टिकल 13C के अंदर मैंने ये डाल दिया कि जो भी हेलमेट पहन के नहीं चलेगा, ठीक है, तो उसका बस मैंने इतना डाल दिया कि हेलमेट पहन के जो भी नहीं जाएगा तो उसका कोई वो नहीं, चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैंने आर्टिकल 13C के अंदर डाल दिया ना तो वो वायलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी आर्टिकल 13C आता है वहाँ आर्टिकल 14 चला जाता है। तो ऐसा समझ लो कि जो ये आर्टिकल 13C है ना, ये एक वैसल है, ये एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आप अगर कुछ भी कोई सा भी लॉ डाल दो तो वो समझ लो कि वो वैनिश्ड हो जाता है, ख़त्म तो नहीं होता लेकिन बस छुप जाता है, हिडन हो जाता है, वो लगता नहीं है फिर, ठीक है। वो चीज़ है 13 से एक वैसल है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई सा भी अगर आर्टिकल डाल दो, कोई रूल डाल दो, कोई लॉ डाल दो तो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, ख़त्म तो नहीं होता लेकिन हिडन हो जाता है, छुप जाता है। अच्छा, तो देखो हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन भी पढ़ ली। अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, मतलब कि भेदभाव, ठीक है, भेदभाव कुछ सर्टेन स्तर पर, मतलब कि कुछ सर्टेन ग्रुप्स, कैटेगरीज पर। देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज है। स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली, देखो ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, क्या लिखा है? ओनली, मतलब कि खाली इन्हीं पे, इनके अलावा किसी पे भी कर सकते हो। देखो ओनली लिखा है खाली, ये मत समझना कि किसी भी चीज़ पे भेदभाव नहीं हो सकता, कुछ एक्सेप्शन है इसकी भी, ठीक है। अब जो इसने बोला ओनली सर्टेन ग्राउंड्स, तो यहाँ पे बस इन्हीं ग्राउंड्स पे, कौन कौन से? रिलीजियंस, धर्म के अनुसार, ठीक है, रेस, काला गोरा लंबा छोटा मोटा, ठीक है, इसके बाद उस बेस पे नहीं कर सकते, कास्ट के हिसाब से नहीं कर सकते आप डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के हिसाब से नहीं कर सकते, और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। क्या है? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखो इस हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? RRCSP, RRCSP। तो ये याद करने का तरीका है, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है यान, RRCSP। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने बताया कि इन ग्राउंड्स पे ना ही हम रिलीजन, धर्म के ऊपर, ना ही हम रेस के ऊपर, ठीक है, ना ही हम कास्ट के ऊपर, ना ही जेंडर के ऊपर, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर हम किसी से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, किसी भी चीज़ में, किसी भी रूप से आपके साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है इन ग्राउंड्स पर, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, देखो अब कितनी बड़ी बात है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्ट आपको ये राइट मिल रहा है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वैसे सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं? जब आप कहीं सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए तो फिर आप जाओगे हाई कोर्ट, फिर आप जाओगे, अगर हाई कोर्ट से हार गए फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होता है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो। ये चीज़ है, इतनी बड़ी बात है, इसलिए गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओनली वर्ड्स डिनोट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। ये क्या बोल रहा है कि जितने भी ये वर्ड्स हैं, जितने बस यहाँ पे लिखे गए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पर अगर आपके साथ भेदभाव होता है तब क्या ये एनफोर्सिएबल है, ठीक है, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अगर इसके अलावा किसी और चीज़ पे होता है तब नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो देखो एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि एक्सेप्शन मतलब कि इनमें हो सकता है, इनमें हो सकता है भेदभाव, इनमें हो सकता है भेदभाव, ठीक है। देखो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले, स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब जो स्टेट है, स्टेट के पास ये राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को ये राइट दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो कि आप वुमेन प्लस चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर, वुमेन प्लस बच्चों की वेलफेयर के ऊपर, ठीक है, उन्हें अच्छा बनाने के, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर आप क्या कर सकते हो? इन्हें स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हो, ठीक है, इनके साथ थोड़ा मतलब कि इन्हें स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हो। लेकिन जो आर्टिकल 15 है वो क्या बोलता है कि ना, सब एक है, सब इक्वल है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मना करता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वुमेन को हम थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज देते हैं, तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास फॉर SCs एंड STs, ठीक है। अब देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, सपोज करो एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब जो उसके लोकल एरिया के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, अब भाई देखती है कि भाई जो उसके स्टेट के जो लोग हैं थोड़ा सा
इकोनॉमिकली वीकर हैं और थोड़ा मतलब नीचे तरफ से आ रहे हैं, नीचे से थोड़ी कास्ट से आ रहे हैं, SC ST से आ रहे हैं, ठीक है, सोशली वीक है, एजुकेशनली वीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्हें थोड़ा फीस में कंजम्पशन दे देगी, ठीक है, डिडक्शन दे देगी, डिस्काउंट दे देगी, ठीक है। और जो दूसरी स्टेट से आ रहे हैं या फिर जो अमीर लोग हैं उनसे बोलेगी भाई साहब आपको तो पूरी पेमेंट करनी है, और इन्हें 50% डिस्काउंट दे देगी, ठीक है, ठीक 50% डिस्काउंट दे देगी और बोल देगी आपको इस चीज़ में छूट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे भी आप ये नहीं लगा सकते कि मेरा आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ है कि जो उस वाली स्टेट के लोग हैं उन्हें अपने स्टेट के लोगों को तो इतना पेमेंट करनी पड़ रही है और जो हम बाहर से जा रहे हैं उन्हें इतनी। तो आप इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है कि जो एक स्टेट है वो अपने क्या कर सकती है, जो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, SC STs हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दे सकती है, स्पेशल प्रिविलेज दे सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो सी पॉइंट क्या बोलता है, फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर SCs एंड ST रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशन। वही मैंने जो अभी बताया आपको एग्जाम्पल देके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनवेडेड बाय स्टेट। मतलब कि देखो अब जो मैंने एग्जांपल दिया आपका कि कोई इंस्टीट्यूशन समझ लो, एग्जांपल लिखो, जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के अंदर आ रहा हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो गवर्नमेंट से ना जुड़ा हुआ हो, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये रूल्स, ये लॉ इस्टेब्लिश कर सकती है कि हर कॉलेज में जो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उन्हें भाई साहब आप 10% या 25% डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा एडिशनली, ठीक है, एडिशनली इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है अपने यहाँ, ठीक है। हालांकि जो बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर जो रिच स्टूडेंट है या फिर जो हायर कास्ट के स्टूडेंट है उनसे आप पूरा ले सकते हो, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SEBCs के लिए, SEBCs मतलब कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या फिर इन ग्राउंड से जो आ रहे हैं, SC ST से जो आ रहे हैं, इनके लिए आपको कुछ परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी, 25 देंगे, 20 देंगे या 50 देंगे, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो मतलब अपनी स्टेट, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है वो अपने स्टेट के मेंबर्स के लिए स्पेशल प्रोविजन रख सकता है, कहने की बात ये है। तो यहाँ पे भी आप ये नहीं बोल सकते कि क्या यहाँ पे मेरा आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 खत्म। अब आगे देखते हैं। अब देखो एक और चीज़ है, एक और एक्सेप्शन रहेगी, वो भी देख लेते हैं। फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन, EWS ऑफ, मतलब कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, देखो अब देखो हमने पहले क्या बोला कि SCs ST हम पहले देते थे खाली रिजर्वेशन, लेकिन कुछ ऐसे वो होते हैं, लोग होते हैं जो जनरल क्लास में होते हुए भी उनकी जो क्या है, उनकी जो बोल सकते हैं हम, उनकी जो कास्ट है वो जनरल कास्ट में हो रही है, ठीक है, आ रही है, उसकी कैटेगरी के अंदर आ रही है, जनरल में आ रही है, लेकिन जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, बहुत ही वीकर है, इकोनॉमिकली वीकर है, मतलब इतने वो नहीं है, वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, भले वो जनरल में क्यों ना आ रहे हो, वो मीडियम से भी नीचे हैं, वो भी गरीबी रेखा में ही आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हुए भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ऐसे लोगों को उठाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ रूल्स की इन्हें वो दे सकती है, प्रिविलेज दे सकती है, इन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करा सकती है कि हाँ भाई आपको भी इतना परसेंट छूट मिलेगा और आपको गवर्नमेंट जॉब में 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, ये चीज़ है, ठीक है, ऐसा बोल सकती है। अच्छा ठीक है, अब देखो रिजर्वेशन फॉर OBCs। अब बात आती है रिजर्वेशन की कि OBCs का क्या रिजर्वेशन है। अब तो पहले मैं समझाता हूँ कि OBCs होता क्या है। चलो पहले यही बता देता हूँ, आगे मैं समझाऊंगा ही आपको। देखो एक्सेप्शन इन आर्टिकल 15C, आर्टिकल 15C में एक्सेप्शन है, मतलब कि आर्टिकल 15C क्लॉज C, आर्टिकल 15 के क्लॉज C में एक्सेप्शन है। क्या है देखो, कम्स विद 93rd अमेंडमेंट एक्ट। अब जो 15C है ये हमारा 93 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। इसने क्या बोला, इनेक्टेड सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसने क्या बोला, इलेक्टेड सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन, कि इसने ये बोला, जो 93 अमेंडमेंट एक्ट था 2005 में आया, इसने बोला कि भाई साहब हमें ना रिजर्वेशन, सीट में रिजर्वेशन देना होगा, ठीक है, किसको, OBCs को, ठीक है, OBCs को रिजर्वेशन देना होगा, ठीक है, कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है,
क्यों क्यों देना होगा? क्योंकि अच्छा ठीक है, ये तो बात की बात है, क्यों देना होगा, क्योंकि वो गरीब होते हैं, मतलब उस वीकर सेक्शन में आते हैं। ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, पहले अभी जो इतना जो लिखा हुआ है वही देखते हैं अभी ना। ठीक है, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग। तो मतलब 93 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 27% रिजर्वेशन दे दिया गया हमारे ओबीसीज को। ओबीसीज में किसको? ओबीसीज में भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है क्रीमी लेयर, ठीक है, और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होती है और जो नॉन क्रीमी लेयर होती है, इनके लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाई होती है कि जो जो इन कंडीशन को फुल्ली फिलफिल कर देगा, ठीक है, ठीक है, जो क्या करेगा, सक्सेसफुली फुलफिल कर देगा इन कंडीशन को, वो हमारा आएगा नॉन क्रीमी लेयर में। और जो इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा क्रीमी लेयर में। ठीक है, इनमें कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि आपके भी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतने कुछ लिमिटेड ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ होता है, तो जो इनको कर लेता है तो वो आता है नॉन क्रीमी लेयर में, खाली उसे ही रिजर्वेशन मिलता है। नॉन क्रीमी लेयर्स को ओबीसी की कैटेगरी में जो नॉन क्रीमी लेयर सिटीजन होते हैं उन्हें वो मिलता है रिजर्वेशन, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वो जनरल के समान ही है, बस ये समझ लो। अच्छा ठीक है, अब देखो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये खाली अभी हम किस में देख रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन इन आर्टिकल 15D एक्सेप्शन। अभी जो हमने बात करी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो मैंने अभी 15 आर्टिकल एक्सेप्शन बताई थी ना, ठीक है, एक्सेप्शन किस में बताई थी, 15 वाले की क्लॉज सी में। अब एक्सेप्शन देखो क्लॉज 15 के, मतलब आर्टिकल 15 के क्लॉज डी में, मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ईडब्ल्यूएस का। अभी ये है ना, ऊपर जो हमने पढ़ा था क्या, डी एक्सेप्शन क्या थी, तो वही है आर्टिकल 15 की एक्सेप्शन डी का क्लॉज, डी क्लॉज। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था कि ईडब्ल्यूएस को क्या, इनको एडवांसमेंट, इनका और डेवलपमेंट कराने के लिए हम ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी को भी कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो चीज़ है, देखो इनके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, इनके लिए एडेड बाय, देखो ये जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ये कब ऐड करा गया, 103 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में। और जो हमारा ओबीसी के लिए कब डाला गया था रिजर्वेशन के लिए, वो डाला गया था 93 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, एडिड बाय 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में 10% ऑफ द रिजर्वेशन, देखो कितना परसेंट दिया गया, 10% रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वॉज इंट्रोड्यूस। मतलब कि 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, उसमें ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें 10% रिजर्वेशन देंगे एडमिशन में। ठीक है, एजुकेशन में, कौन सा ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मतलब कि कोई भी पढ़ाई लिखाई से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कि मतलब कि जैसा कोई कॉलेज हो गया या फिर कुछ बोल सकते हैं ना, आईआईटीज़ हो गई, जितने भी ये बड़े बड़े सरकारी कॉलेज हो गए, ठीक है, उनमें हम ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इन्हें 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा करंट रिजर्वेशन, अब देखो जो करंट रिजर्वेशन स्टेटस है कि आज के टाइम पे किस किस को कितना कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। देखो एससी को मिलता है, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट से जो आते हैं उन्हें मिलता है 15% का रिजर्वेशन। अच्छा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स मतलब कि ऐसे थोड़ा पिछड़े वर्ग, ठीक है, उन्हें 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी को, ओबीसी में कौन सी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को 27% मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनके कोई भी मतलब कि डिसेबल है, हाँ भाई चलने में असमर्थ है, देखने में असमर्थ है, थोड़ा एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो उन्हें 3% का रिजर्वेशन मिलता है। और जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन्हें 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये आज का हमारा अब का जो करंट में चल रहा है, ये हमारा करंटली डेटा है रिजर्वेशन का। ठीक है, कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अब देखो आगे आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसने अपना आपको प्रूव कर दिया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो पब्लिक जो सरकारी जॉब है वो उसकी है। ठीक है, बस आप टेस्ट को पास करो और सरकारी जॉब आपकी। ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ऐसा बोला। अच्छा ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। ये क्या बोल रहा है कि
हर किसी इंसान को, हर किसी इंडियन सिटीजन को इक्वल राइट्स है कि वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई भी जा सकता है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। ठीक है, और स्टेट में किसी भी ऑफिस में जाके बैठ सकता है कि मतलब ये नहीं कि आप उत्तराखंड में रह रहे हो तो आपको उत्तराखंड की जॉब करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कई बार वो भी क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है वैकेंसीज़ का, जो हर एक स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होती है उसे फुलफिल करता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कई बार ऐसा चलाती है ना कि स्टेट की तरफ से आई हुई है, तो स्टेट की तरफ से मतलब कि वो स्टेट को किसी भी स्टेट में रिकमेंड कर सकती है ऑफिसर को। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी सिटीजन नहीं होगा जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि एक ही स्टेट में, सपोज करो एक स्टेट है गुजरात ले लेते हैं, तो गुजरात में ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई साहब यहीं के स्टेट के मेंबर्स ही वो बनेंगे, नहीं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस बेस पे नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या है देखो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और डिसेंट मतलब कि बेटा, पोता, दादा, दादी, मतलब कि पूर्वज। तो ये चीज़ है कि इन ग्राउंड्स पे तो आपके साथ नहीं होगा, इनके अलावा और पे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखते हैं आगे। अब इसकी कुछ क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देखते हैं क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर एप्लीकेबल टू, देखो, गेटिंग अ जॉब, इक्वल अपॉइंट एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, एप्लीकेबल टू गेटिंग अ जॉब, जॉब मिलने के लिए। ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब कि काम करने की जो नेचर है, ठीक है, वो कैसा है वो पता होगा। ठीक है, अच्छा होना चाहिए नेचर। ठीक है, रिलेशनशिप डायनेमिक्स एट वर्क। ठीक है, रिलेशनशिप जो भी आपके जितने भी स्टाफ मेंबर है, रिलेशनशिप कैसा है उनका। ठीक है, अच्छा द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग परफॉर्मेंस, द पोटेंशियल फॉर द कैरियर एडवांसमेंट एंड द ट्रेनिंग। ये छोड़ो, ठीक है, ये कुछ नहीं है, आप खाली इतना ध्यान रखो जो आर्टिकल 16 है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, अच्छा, अब इसके एक्सेप्शन देखते हैं कुछ। तो क्या एक्सेप्शन है कि सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन, मतलब कि सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि ये बोल सकती है कि भाई साहब अगर हमारी स्टेट की जो हायर पोस्ट है ना, तो उस पर हाँ ऐसा करो आप ना, हमारे लोकल इंसान को ही बिठाओ। कि जैसा भी मैंने गुजरात का एग्जांपल लिया था, गुजरात के जो मेंबर हैं वो बोल सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सीट के लिए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए गुजरात के जो लोग हैं वो ये बोल सकते हैं कि गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ये बोलेगी भाई यहाँ का तो हम अपना लोकल को ही बिठाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रिकमेंड करेगी तब भी हम नहीं बिठाएंगे किसी को भी। ठीक है, हम यहाँ का क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने किसी लोकल एरिया को, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव को ही बिठाएंगे, सोइल डॉक्ट्राइन, जो हमारी मिट्टी में ही पैदा हुआ हो उसे ही यहाँ का वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि रिजर्वेशन, देखो अब जो एक स्टेट है, स्टेट क्या करेगी कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस जितने SC ST हो गए, ठीक है, तो इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है अपनी मर्जी से। ठीक है, अच्छा, मतलब मर्जी है कि दे भी सकती है नहीं भी दे सकती, मर्जी है स्टेट की। ठीक है, अच्छा जी, ऑफिसेस ऑफ रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन नॉर डिनोमिनेशन, मतलब कि देखो, offices of religious denominational institution should belong to the particular religion और डिनोमिनेशन, मतलब कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि अब मैं बोल सकता हूँ, अब जैसे कि कोई हिंदू समाज है, हिंदू समाज ने एक मिलजुल कर भाई एक मंदिर बनवाया। ठीक है, एक मंदिर बनवाया हिंदू समाज ने मिलजुल कर। ठीक है, अब इन्होंने एक मंदिर बनवाया हिंदू समाज ने। ठीक है, यहाँ पे मंदिर बनवा दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ने स्टाफ चाहिए कि बहुत बड़ा मेंबर बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पुरोहित होंगे, कुछ मेंबर होंगे, तो ठीक है, अब जो हिंदू समाज के लोग होंगे वो ये बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे खाली हिंदू ही रहेंगे, किसी और कास्ट का इंसान नहीं आ सकता, मतलब कि यहाँ पे जो काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो काम करेगा वो खाली यहाँ पे हिंदू ही इंसान काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये इनका क्या है, इंस्टीट्यूशन है, इनका इंस्टीट्यूशन है, इनका वो है, इनका धर्म है, तो इसके अंदर तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन है कि जो हमारा क्या है, जो भी हमारा डिनोमिनेशनल, जिसे भी हम नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, वो ऐसा इंस्टीट्यूशन में
हमारी मर्जी है कि हम किसे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदूज़ हैं, ठीक है, तो हिंदू के मंदिर में कौन जाएगा, हिंदू ही जाएंगे ना भाई, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। ये है। अच्छा, और चौथा पॉइंट क्या है, रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% इन द एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ EWS। बस वही जो अभी पीछे बताया था, EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा अपॉइंटमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, बैकवर्ड ऑफ NCBCs, बैकग्राउंड ऑफ NCBCs। अच्छा, NCBC क्या होता है, तो NCBC होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये एक ऐसी कमीशन थी जो बनाई गई थी, ठीक है, जिससे कि, ठीक है, ये एक ऐसी कमीशन थी, कमेटी थी आप बोल सकते हो, कि इसमें कुछ लोग थे, ठीक है, कुछ लोग थे जो क्या, जिनका काम क्या था, जिनका काम था कि वो भारत में सर्वे करें कि कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, और उन्हें उन्हें ऊपर लाने के लिए, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए जो इंडिया गवर्नमेंट है वो क्या क्या कर सकती है, उसे वो आइडिया रिकमेंड करें गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो देखते हैं क्या, सबसे पहली जो कमीशन ये बनी थी वो बनी थी 1953 में। कब बनी थी, 1953 में, फर्स्ट बैकग्राउंड क्लास कमीशन, ठीक है। ये सबसे पहली फर्स्ट बैकग्राउंड कमीशन बनी थी 1953 में। याद रखना कि फर्स्ट NCBC कमीशन कब बनी थी, 1953 में, बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप। और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे हमारे काका खालेलकर, ठीक है, कौन थे, काका खालेलकर फर्स्ट NCBC के कमीशन थे जो बनी थी भाई 1953 में, ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी कमीशन कब बनी थी, दूसरी कमीशन बनी थी हमारी 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप। और इसके चेयरमैन कौन थे, BP मंडल, ठीक है, क्या कौन थे, BP मंडल। और इसे हम क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि BP मंडल जी इसके चेयरमैन थे सेकेंड NCBC कमीशन के, और इस कमीशन को मंडल कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो टू इन्वेस्टिगेट, अच्छा क्यों बनाई गई थी, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड द एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ऐसे लोगों का पता लगाना कि जो सोशली और एजुकेशनली बहुत ही नीचे हैं, बाकी लोगों से बहुत ही नीचे हैं, ठीक है। किस ग्राउंड पे, सोशली और एजुकेशनली, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा लिटरेसी रेट था वो कितना था, जो हमारा उस टाइम का लिटरेसी रेट था ना खाली 10% था। ये समझ सकते हो कि 90% जो हमारी इंडिया की जो पब्लिक थी या जो सिटीजन थे इंडिया के, वो क्या थे, इलिटरेट थे, समझ सकते हो, इलिटरेट इतने थे। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो एक कमीशन बनाएगी NCBC। तो सबसे पहली जो कमीशन बनी थी वो बनी थी 1953 में, और फिर सेकंड कमीशन बनी हमारी 1979 में, जिसके चेयरमैन थे हमारे BP मंडल जी, ठीक है, और जिससे कि वो इन्वेस्ट कर सके सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है, एंड सजेस्ट मेजर्स व्हाट टू डू। और हमें बता सके कि गवर्नमेंट, मतलब कि हमें, मतलब गवर्नमेंट को बता सके कि भाई साहब अब हमें बताओ कि करना क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि आपने हमें बता दिया कि इतना इतना डेटा है, इतना डाटा इस लोग से बिलोंग करते हैं, इतने EWS से बिलोंग कर रहे हैं, इतना OBC से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें बताओ कि इन्हें ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये रिकमेंड क्या करते हैं, ये बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, अच्छा ये छोड़ो, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980। अब जो ये कमीशन बनी थी, कौन सी कमीशन, NCBC कमीशन जो बनी थी, ठीक है, सेकेंड NCBC कमीशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जिसके चेयरमैन कौन थे, खालेलकर जी थे, अच्छा, मंडल जी हमारे, ठीक है, मंडल जी थे। तो इन्होंने क्या रिकमेंड करा, इन्होंने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1980 में, और इन्होंने रिकमेंड करा कि हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन रखेंगे 27% गवर्नमेंट जॉब में, कि हम क्या रखेंगे, गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन रखेंगे, किसका, फॉर द OBC के लिए। अच्छा, क्यों, अच्छा ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला बिकॉज दे आर 52% ऑफ द पॉपुलेशन, कि भाई साहब ऐसे 52%, हमारे भारत में 52% ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर है, और दूसरी बात ये क्या बोल सकते हैं, ये एजुकेशनली वीकर हैं। ये 52% ऐसे लोग हैं, कम से कम इन्हें 27%, हमें इन्हें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो पहले इन 27% को भरनी चाहिए, पहले हमें इन्हें भरना चाहिए, OBC वालों को भरना चाहिए, ठीक है, तब जाके जो हमारी थोड़ी वो है कंडीशन थोड़ी डेवलप करेगी, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा। अच्छा, तो अच्छा ठीक है भाई, सुन ली बात तुम्हारी।
फिर देखो उसके बाद 10 साल बाद इन 1990 वीपी सिंह गवर्नमेंट, ठीक है, जब हमारे प्रेसिडेंट थे वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह जी हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट थे 1990 में इन्होंने इसकी बात सुनी, इस कमीशन की बात सुनी और क्या बोला, डिक्लेयर रिजर्वेशन, और उन्होंने 27% का रिजर्वेशन जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसका बात नहीं माना, ठीक है, मतलब कि हाँ भाई इन्होंने रिकमेंडेशन करा, उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है हम देख लेंगे अब तुम जाओ, ठीक है। अच्छा फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आई, ठीक है, जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या करा कि 27% रिजर्वेशन कर दिया डिक्लेयर, किसके लिए, ओबीसीज के लिए, ठीक है। अच्छा ओबीसीज के लिए डिक्लेयर कर दिया, चलो अच्छा बात है। फिर 1991 में पीवी नारायण राव सिंह गवर्नमेंट, ठीक है, 1991 में पीवी नारायण सिंह की गवर्नमेंट आई, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने 2 चैलेंज बताए, इंट्रोड्यूस 2 चेंजेस। इन्होंने बोला कि 27% रिजर्वेशन रख रहे हैं तो रख लो, लेकिन मैं इसमें कुछ 2 चेंजेस करूँगा। अच्छा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहला चेंज तो मैं ये करूँगा कि प्रेफरेंस टू द पुअरर सेक्शन अमंग द ओबीसीज इन द 27% कोटा। अच्छा मतलब कि भाई ओबीसीज में ऐसा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है लेकिन फिर भी वो ओबीसीज में आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी आपने काउंट करा हुआ है ओबीसी में। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ओबीसीज में जो बिल्कुल ही गरीब हैं और बिल्कुल ही मतलब गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, उन्हें वो भी ओबीसीज में है। तो हम क्या करेंगे, मैं ना इसे 2 लेयर में डिवाइड कर दूंगा, हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और जो उसमें से पुअर सेक्शन होगा ओबीसी का, मतलब कि जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, पुअर सेक्शन को 27% कोटा देंगे और जो क्रीमी लेयर होगी, जो हाँ भाई बढ़िया हाई-फाई से लोग हैं थोड़े से, मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर है, उन्हें नहीं देंगे, उन्हें देंगे कोटा रिजर्वेशन, उसे नहीं देंगे, ठीक है। पहला चेंज तो उन्होंने ये करा, अच्छा ठीक है चलो मान लिया। दूसरा चेंज क्या करा, रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% ऑफ जॉब्स फॉर द पुअर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, 10% जॉब का रिजर्वेशन देंगे, किन के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, भाई ईडब्ल्यूएस की हर ग्रुप में से, चाहे फिर मतलब जनरल में से हम क्या करेंगे, हम जनरल में से हम देखेंगे कि कौन कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसकी कुछ कैटेगरी रखेंगे, ठीक है, और उसमें से उन्हें हम देंगे 10% रिजर्वेशन। तो इसमें 2 चेंजेस क्या करें, इसने करे कि ओबीसी का जो पुअर सेक्शन होगा, मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर, उसे दूंगा रिजर्वेशन में 27% का, और जो हमारे ईडब्ल्यूएस होंगे, मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, इन्हें 10% का रिजर्वेशन दूंगा। ये 2 चीज़ इन्होंने रिकमेंड करी चेंजेस, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी वीडियो है ये हो गई है ज़्यादा बड़ी, अब ये ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसका भी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा मंडल केस, ठीक है, मंडल केस क्या हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में आगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मस्ट श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्यों करना है आपको चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि भाई मैं आपको यूपीएससी का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पहले आपकी पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स एंड देन हिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब और उसके बाद यही नहीं, इसके बाद में PYQs, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो कि क्योंकि मैं भी ना इसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और भी जो चिल्ड्रंस हैं ऐसे हैं जो मतलब कि कर नहीं पाते, ठीक है, अपना आप से मेंटर की ज़रूरत होती है उन्हें, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।